गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये हमारा नेशनल इनकम का बहुत ज्यादा क्रिटिकल टॉपिक होने वाला है। हमारा आज का टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट अपनी कंट्री की इनकम को किस तरीके से कैलकुलेट करेगी। आमतौर पे इनकम को कैलकुलेट करने के हमारे पास तीन अलग अलग मेथड हैं। ये मेथड है हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। हम इन तीनों मेथड के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने जा रहे हैं, लेकिन आज का जो मेरा वीडियो रहेगा ये मेरा आज का वीडियो वैल्यू एडेड मेथड के ऊपर बेस्ड होगा। इस वैल्यू एडेड मेथड के अंदर हमने इस मेथड का मीनिंग, इस मेथड के क्या फॉर्मूलाज हैं, देन कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिकली करके देखेंगे और हमें क्या प्रिकॉशंस अपनानी चाहिए इस मेथड को यूज करते हुए नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो टाइम ज्यादा ना वेस्ट करते हुए हम देखते हैं ये वैल्यू एडेड मेथड क्या मैसेज कन्वे करता है। वैल्यू एडेड मेथड कहता है कि अगर कंट्री की इनकम निकालनी है तो जितने भी मार्केट में प्रोडक्टिव एजेंट्स हैं, जितने भी प्रोडक्टिव एजेंट्स हैं, उन सबके कंट्रीब्यूशन को प्लस कर दो। अगर मैं प्रोड्यूसर हूं, आप प्रोड्यूसर हैं, कोई और प्रोड्यूसर है, इन सबके कंट्रीब्यूशन को अगर हम ऐड कर दें तो कंट्री की इनकम आ जाती है। बट जितनी आसानी से मैंने बोला ये उतनी आसानी से नहीं निकले। कंट्रीब्यूशन कैसे किसी इंसान का, किसी प्रोडक्टिव एजेंट का पता करें, ये बहुत ही अपने आप में एक टेक्निकल अप्रोच है। समझते हैं एक बात एक एग्जांपल से। मेरा ये एग्जांपल, इस एग्जांपल में मैंने 4 डिफरेंट प्रोडक्टिव एजेंट्स लिए और इन चारों प्रोडक्टिव एजेंट्स की आपस में कुछ ट्रांजैक्शंस शो करेंगे। ये क्या ट्रांजैक्शंस हैं? सबसे पहले इस अगर एग्जांपल में देखें तो एक फार्मर है जिसने वीट प्रोड्यूस किया और 400 रुपए का इसने जो वीट है ये फ्लोर मिल को बेच दिया है। फ्लोर मिल ने इस वीट को फ्लोर में कन्वर्ट किया और 500 रुपए का आगे बेकर को बेच दिया। बेकर ने इस फ्लोर को ब्रेड में कन्वर्ट करके आगे रिटेलर को 600 रुपए की बेच दी है ब्रेड, और फाइनली रिटेलर ने ये ब्रेड आगे कस्टमर को 700 रुपए की ब्रेड बेची। तो ये जो 4 प्रोडक्टिव एजेंट हैं हमारे, फार्मर, फ्लोर मिल, बेकर, रिटेलर, इनकी पॉकेट में जो पैसा आया है, फार्मर के पास 400, फ्लोर मिल के पास 500, बेकर के पास 600 और रिटेलर के पास 700 रुपया आया। तो इन सब की इनकम को अगर प्लस कर दें तो 2200 आ जाता है। तो क्या ये इनका कंट्रीब्यूशन है? क्या यही हमारी कंट्री की इनकम हुई? जी नहीं, ये गलत कंट्रीब्यूशन है। असल कंट्रीब्यूशन क्या है ये देखिए। फार्मर ने 400 रुपए कमाए। इस एग्जांपल में फार्मर का कोई भी परचेज नहीं दिखाया गया था, तो उसका कुछ भी पैसा नहीं शो किया गया, तो सारा का सारा उसका इनकम ही हो गया। फ्लोर मिल ने 500 रुपए का सामान बेचा, लेकिन 400 रुपए का उसने खरीदा भी था फार्मर से, तो उसकी जेब में 100 रुपए पड़े हैं। बेकर ने 600 का सामान बेचा, लेकिन 500 का इसने खरीदा था, तो इसका कंट्रीब्यूशन, इसकी पास जो इनकम आई 100 की आई। सिमिलरली रिटेलर ने 700 की ब्रेड कस्टमर को बेची थी, लेकिन 600 की तो इसने बेकर से खरीदी थी, तो इसकी जेब में तो 100 रुपए पड़े हैं। तो यानी कि अगर हम देखें इन सब का जो नेट कंट्रीब्यूशन आया है, अगर प्लस कर दें तो वो 700 का आया है, जो कि हमें शो हो रहा था 2200 का। इस एक्चुअल कंट्रीब्यूशन को चेक करने के लिए मैंने एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक लिया। हर प्रोडक्टिव एजेंट ने जो माल सेल किया है उस वैल्यू में से उसका परचेज माइनस कर दिया, तभी तो पता लगेगा नेट कितना मेरी पॉकेट में पैसा आया है, तभी तो पता लगेगा नेट कंट्रीब्यूशन उस प्रोडक्टिव एजेंट का कितना हुआ है। तो यानी कि क्या किया? सेल में से परचेज माइनस किया। बड़ा सिंपल सा लॉजिक लगाया, जितना पैसा आया वही कंट्रीब्यूशन नहीं होता। ठीक है। सो इस लॉजिक को दिमाग में रखते हुए हम वैल्यू एडेड मेथड का एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं
बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला, वैल्यू एडेड, जिसे जीडीपी एट एमपी बोला जाता है। जीडीपी एट एमपी बोला जाता है इसे। फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यूज अगर गिवन है तो हम वैल्यूज लिख ही देंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू आपको गिवन होगी, इंटरमीडिएट की वैल्यू गिवन होगी, लिख देंगे और जीडीपी एट एमपी आ गया। बट लर्निंग हमने सीखा क्या ये कहना चाह रहा है वैल्यू ऑफ आउटपुट, क्या वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, एक बार इसको देखना जरूरी है। ये क्या टर्म्स है, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या टर्म है, आइए देखें। डेफिनेशन के मुताबिक वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब है, अगर मैं एक प्रोडक्टिव एजेंट हूं, मैं प्रोड्यूसर हूं, एक साल या फिर एक महीना, कितना भी टाइम पीरियड लो, एक साल या एक महीना में मैंने जो गुड्स प्रोड्यूस करी हैं उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। मैंने 100 का सामान प्रोड्यूस किया, मैंने 500 का सामान प्रोड्यूस किया, मैंने 1000 का सामान प्रोड्यूस किया, जितने का भी मैंने सामान प्रोड्यूस किया है एक महीने में, एक साल में, गिवन टाइम स्पैन के अंदर, जनरली 1 ईयर ही होता है, तो वो वैल्यू ऑफ आउटपुट माना जाता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब कितने रुपए की गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुई है। अब ये गिवन है वैल्यू तो ठीक है, अगर वैल्यू गिवन नहीं है तो कैसे निकालेंगे? वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक तरीका यह है, आप देखिए, अगर मैं एक महीने की बात कर रहा हूं, एक महीने का मैंने वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। हमने माना कि महीने की पहली तारीख में प्रोड्यूसर के पास कुछ भी ओपनिंग स्टॉक नहीं था, खाली हाथ था। महीने की लास्ट डेट को भी वो खाली हाथ था, बट उसी महीने में फर्स्ट डेट को कुछ भी नहीं था, 30 से 31 तारीख को भी कुछ नहीं था, बट उसी महीने के दौरान उसने 500 रुपए की सेल करी। 500 की सेल करी, ये कहां से आया? ना तो क्लोजिंग है ना ओपनिंग है, तो यानी कि यही उसने उस साल में प्रोड्यूस, उस महीने में प्रोड्यूस किया होगा। तो जब हमें ना तो कोई ओपनिंग स्टॉक ना कोई क्लोजिंग स्टॉक गिवन हो, तो जो भी सेल की वैल्यू होती है वही वैल्यू ऑफ आउटपुट कंसीडर कर ली जाती है। सेल विल बी कंसीडर्ड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट इफ देयर इज नो ओपनिंग, देयर इज नो क्लोजिंग स्टॉक। देयर इज वन मोर सिनेरियो इन दिस केस, इन प्लेस ऑफ सेल वी माइट बी गिवन प्राइस एंड क्वांटिटी। सो प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्रोड्यूसर की वही सेल होती है। मेरा 20 रुपए का प्रोडक्ट है, 5 यूनिट्स मैंने बेचे, 20 इंटू 5 100 की मेरी सेल हो गई। सो क्लोजिंग ओपनिंग गिवन नहीं है, जो भी सेल करेंगे वही वैल्यू ऑफ आउटपुट मान लिया जाएगा। ऐसे में सेल की वैल्यू गिवन होगी तो वही वैल्यू ऑफ आउटपुट है जो हम यहां पे पुट कर देंगे। सेल की वैल्यू नहीं गिवन तो प्राइस और क्वांटिटी गिवन होगा, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट यहां पे बन जाएगा। अच्छा, अभी तो मैंने बताया ओपनिंग एंड क्लोजिंग गिवन नहीं है। व्हाट इफ अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग गिवन होंगे? तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग गिवन होंगे मतलब कुछ पॉजिटिव वैल्यू ओपनिंग की है, कुछ पॉजिटिव वैल्यू क्लोजिंग की है, तब क्या फॉर्मूला लगेगा? तब वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल कैसे निकालते हैं ये तो बता दिया, P इंटू क्यू। चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके आप चेंज इन स्टॉक निकाल सकते हैं, तो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट बनता है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। अच्छा, अब फॉर्मूला है, याद कर लिया, ठीक है, बट व्हाट इज द लॉजिक? फॉर्मूला किस तरह से प्रूव करेगा कि प्रोड्यूसर ने किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे उतने का प्रोड्यूस किया होगा? इसके लिए भी मेरे पास सॉल्यूशन है, देखते हैं। मेरे इस एग्जांपल में मैंने माना कि 1 मई को प्रोड्यूसर के पास 200 रुपए का प्रोडक्ट था, 200 यूनिट्स मान लीजिए, रुपया मान लीजिए। 31 मई को जो कि क्लोजिंग स्टॉक है, उसके पास 50 रुपए का स्टॉक रह गया। ओपनिंग 200 लिया, क्लोजिंग 50 लिया, एज्यूम किया मैंने। इसी मंथ प्रोड्यूसर ने 500 यूनिट्स के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, 500 का प्रोड्यूस किया। सो आपको क्या लगता है कि इस मई के महीने में उसने कितनी सेल करी होगी? ये सोचिए, इस मई के महीने में इस प्रोड्यूसर ने 650 की सेल करी। कैसे करी? ओपनिंग स्टॉक 200, 500 एक और प्रोड्यूस कर दिया, टोटल यूनिट कितने हो गए? 700 के।
और बच गया माल 50 रुपए का, 700 तो हो गया था, 50 का बचा, तो यानी कि 650 का इसने सेल किया होगा। चलिए लॉजिक समझ आता है, लेकिन फॉर्मूले का क्या रोल है? आइए देखिए फॉर्मूले का रोल। फॉर्मूला जैसा कि मैंने आपको बताया, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, एंड चेंज इन स्टॉक इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सेल 650 मैंने लिख दी, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 50 लिख दी गई, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू 200। वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो आपका आंसर आ रहा है 500। वैल्यू ऑफ आउटपुट 500, और 500 क्या है? प्रोडक्शन। यही तो है वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब। क्या है वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब? ये है कि किसी भी गिवन पर्टिकुलर पॉइंट, किसी भी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में प्रोड्यूसर ने कितने की गुड्स प्रोड्यूस करी। तो सेल प्लस चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला लगा के हम पता लगा पाए कि प्रोडक्शन कितनी की प्रोड्यूसर ने की है। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकाला जा सकता है? या तो आप सिर्फ और सिर्फ सेल को लेके, वो उस केस में जहां पे चेंज इन स्टॉक है ही नहीं, क्लोजिंग ओपनिंग की कोई वैल्यू नहीं है, या तो सेल या P इंटू क्यू। जब आपको चेंज इन स्टॉक गिवन हो, क्लोजिंग और ओपनिंग की वैल्यू गिवन हो, तो सेल प्लस चेंज इन स्टॉक के जरिए आप ये वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल सकते हैं। सो जो चेंज इन स्टॉक है, इसको लेके हमारे पास कई डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं। चेंज इन स्टॉक एज इट इज गिवन हो सकता है, तो आप ऐड करेंगे। चेंज इन स्टॉक की जगह नेट चेंज इन स्टॉक लिखा हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐड कर दीजिए। चेंज इन स्टॉक की जगह हमें नेट इंक्रीज इन स्टॉक लिखा हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐड कर दीजिए। अगर नेट डिक्रीज इन स्टॉक लिखा है तो माइनस होगा। कारण अभी बताऊंगा आपको। अगर लिखा है एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग, मतलब एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग का मतलब ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू से ज्यादा है, तो साइन माइनस का होगा। अगर एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग, मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू से ज्यादा है, उस केस में भी ऐड होगा। जरा देखते हैं कैसे। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक यानी कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अभी देखिएगा, क्लोजिंग की वैल्यू क्या है? 50 और ओपनिंग की वैल्यू 200। अभी मैं आपके सामने केस नंबर 5, जो कि एक्सेस ऑफ ओपनिंग है और जिसमें लिखा है कि माइनस करने, जनरली तो प्लस है बट माइनस क्यों हो गया ये देखते हैं। यहां पे 50 लिखा और इधर लिखा गया 200। अब जब आप यहां पे 50 लिखेंगे और यहां पे 200 लिखेंगे, तो वो आपका जो आउटकम आएगा -150 आ जाएगा। -150 और प्लस माइनस हो गया। सो जब भी आपकी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा होगी, साइन माइनस का होने की वजह से बाहर वाला साइन प्लस का माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है आपको? और जबकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अगर ज्यादा हो, मैं मान लो क्लोजिंग स्टॉक 200 मान लेता हूं और ओपनिंग स्टॉक को मैं 50 मान लेता हूं, तो यहां पे 200 लिखूंगा, यहां पे 50 लिखूंगा। 200 पॉजिटिव में है, वैल्यू ज्यादा है, तो वो साइन पॉजिटिव ही रखेगा। तो जब एक्सेस ऑफ ओपनिंग होगा साइन माइनस का, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग होगा तो साइन प्लस का होगा। ये डिफरेंट पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हम इसको जरूर देखेंगे। इसके बाद हमारे पास है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमने कंप्लीट तरीके से डिस्कस कर लिया। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब है कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूसर ने जो रॉ मटेरियल यूज किया है, यहां पे आपको एक चीज का ध्यान देना है। कमोडिटी को प्रोड्यूस करते हुए प्रोड्यूसर दो तरह के परचेज करता है, फैक्टर इनपुट एंड नॉन फैक्टर। फैक्टर इनपुट होते हैं लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, और जबकि नॉन फैक्टर इनपुट उसके रॉ मटेरियल, सीड, फर्टिलाइजर ऐसे हो सकते हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन की डेफिनेशन को ध्यान में रखें तो सिर्फ और सिर्फ हमने नॉन फैक्टर इनपुट्स लेने हैं, वो माइनस करने हैं। जबकि अगर फैक्टर इनपुट्स ये दिए हैं लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इसको हमने इग्नोर ही कर देना है, ये फैक्टर इनपुट्स होते हैं और इंटरमीडिएट कंजम्पशन की डेफिनेशन के मुताबिक इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये याद रखना है।
तो बेटा ये जो है हमारा पूरा का पूरा वैल्यू एडिड मेथड का रिकैप है। रिपीट कर रहा हूं, वैल्यू एडिड का मतलब जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन होगा तो अच्छी बात है, नहीं गिवन तो दो सिनेरियो, चेंज इन स्टॉक गिवन है कि नहीं। अगर चेंज इन स्टॉक नहीं गिवन तो सेल ही वैल्यू ऑफ आउटपुट है, सेल या फिर पी इंटू क्यू करके सेल निकल जाएगा। अगर चेंज इन स्टॉक गिवन है तो सेल प्लस चेंज इन स्टॉक करके हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे। माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कीजिए, जीडीपी एट एमपी आ गया। ये जीडीपी एट एमपी आ गया तो यहां से नेशनल इनकम में जाया जा सकता है। डेप्रिसिएशन माइनस, एनआईटी माइनस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कीजिए, बन गया हमारा नेशनल इनकम। तो ये जो हमारा टॉपिक है, तो इसके बाद हम आगे अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है जिसमें बोला गया है हमें वैल्यू एडिड यानी कि जीडीपी एट एमपी फाइंड आउट करना है फर्म ए का और फर्म बी का, दोनों का अलग से जीडीपी एट एमपी हम निकालेंगे। कुछ इंफॉर्मेशन हमें यहां पे दी हुई है और उसकी वैल्यूज गिवन है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमने जीडीपी एट एमपी फर्म ए का निकालना है, यानी फर्म ए ने इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट किया। कंट्रीब्यूट करने के लिए मैंने आपको बताया हम करते हैं सेल माइनस परचेज, अगर चेंज इन स्टॉक ना दिया हो। अगर चेंज इन स्टॉक दिया है तो सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, देन हम परचेज माइनस करते हैं। तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल के हिसाब से हम देखेंगे कि फर्म ए ने क्या क्या सेल किया है। आइए देखिए, तो हमें जो दिख रहा है यहां पे कंपोनेंट नंबर 4, ये डोमेस्टिक सेल बाय फर्म ए। फर्म ए ने हमारी अपनी बाउंड्री के अंदर जो सेल किया वो 220 रुपए का सेल किया। उसके बाद कंपोनेंट नंबर 5, ये फर्म ए ने, ये भी सेल है, ये फर्म ने डोमेस्टिक बाउंड्री के बाहर जाके बेचा, तो ये भी सेल है। और अगर आप देखें कंपोनेंट नंबर 8, कंपोनेंट नंबर 8 कहता है परचेजेस बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए, यानी ये ए ने बेचा है, बी ने खरीदा। बट इस कंपोनेंट को हम फर्म ए की सेल में नहीं लेंगे, क्योंकि जो फर्म बी को बेचा वो डोमेस्टिक सेल के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। सो ये दो हमारी सेल हो जाएंगी। फिर चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ेगा। चेंज इन स्टॉक के लिए हमें दिया है एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक। मैंने अभी बताया था चेंज इन स्टॉक की जगह अगर आपको एक्सेस ऑफ ओपनिंग दिया होता है तो वो कंपोनेंट माइनस होता है, इस कंपोनेंट को हम माइनस कर देंगे। फिर आइए देखें परचेज क्या है। फर्म ए ने जो परचेज किया है, परचेजेस बाय फर्म ए फ्रॉम अब्रॉड, ये फर्म ए ने परचेज किया, ये माइनस कर दीजिए, इससे आपका जीडीपी एट एमपी फर्म ए का आ जाएगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से ये पॉसिबल हो पाया। ये सॉल्यूशन आपके सामने मैंने लिखा है। डोमेस्टिक जीडीपी एट एमपी फर्म ए का निकाल रहे हैं, डोमेस्टिक सेल बाय फर्म ए, क्योंकि ये सेल का पार्ट है। एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए, ये सेल का पार्ट है, इन दोनों को प्लस किया। फिर प्लस चेंज इन स्टॉक होता है, लेकिन ये एक्सेस ऑफ ओपनिंग है, ओपनिंग का एक्सेस माइनस होता है, कंपोनेंट को माइनस कर दिया। और फिर फर्म ए के जो परचेज है कंपोनेंट नंबर 1, वो माइनस कर दिया। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, हमारा आंसर 200 आया। तो इससे पता लगता है कि फर्म ए का जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी के अंदर 200 का। ठीक इसी तरह आप फर्म बी का कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। फर्म बी का कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला जाएगा, आपको ढूंढना होगा फर्म बी की सेल माइनस फर्म बी का जो है परचेज। लेकिन अगर चेंज इन स्टॉक दिया होता है तो वो सेल के साथ ऐड हो जाता है। तो देखते हैं फर्म बी का सेल क्या है। फर्म बी का सेल ये सिर्फ एज इट इज ही दिया हुआ, तो और कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं। किसी ए को बेचा कि फॉरेन में बेचा, डोमेस्टिक सेल, जब सेल एज इट इज ही दी हुई है तो इसी को ले लिया जाएगा। तो ये फर्म बी का सेल है। उसके बाद चेंज इन स्टॉक, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी, ये ऐड होगा, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, और इसके परचेजेस को माइनस कर दिया जाएगा। चलिए देखें, ये फर्म बी का जीडीपी एट एमपी, सेल बाय फर्म बी, सेल कितना है बी का
180 प्लस एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक। फॉर्म बी का एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग 30 सेल में ऐड हो गया। अब माइनस परचेज बाय फॉर्म बी फ्रॉम ए। फॉर्म बी ने फॉर्म ए से परचेज किया कंपोनेंट नंबर 8, ये माइनस कर दिया गया। वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर हमारा 110 आता है। इस तरीके से हम फॉर्म ए का फॉर्म बी का कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। यहीं पे आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इकोनॉमी का, पूरी इकोनॉमी का जीडीपी एट एनपी बताइए। उस केस में आपको क्या करना होगा, दोनों फॉर्म ए और फॉर्म बी, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन प्लस कर देंगे। 200 प्लस 110, इट विल कम आउट टू बी 310। जीडीपी एट एनपी ऑफ दिस इकोनॉमी विल बी 310। क्लियर है? इसके बाद हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे मूव कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग को और बेटर करने के लिए। यहां बोला गया जीडीपी एट एनपी आपने फॉर्म ए का निकालना है। अब इस न्यूमेरिकल के अंदर फॉर्म ए की कुछ सेल बताई गई हैं, उसके कुछ परचेज बताए गए हैं। आइए देखें क्या सेल है, क्या परचेज है। परचेज ऑफ फैक्टरी इनपुट, तो मैंने आपको बताया था वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर फैक्टरी इनपुट नहीं लिया जाता, नॉन फैक्टरी इनपुट लिया जाता है। परचेज ऑफ नॉन फैक्टरी इनपुट बाय फॉर्म ए, यस ये परचेज नॉन फैक्टरी इनपुट की है माइनस करने के लिए। सेल बाय फॉर्म ए टू अदर फॉर्म्स विद इन द बाउंड्री। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक्सेस ऑफ इट्स ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक। तो फॉर्म ए का सेल क्या है? सेल फॉर्म ए का 10 लाख। सेल प्लस चेंज इन स्टॉक करना है, चेंज इन स्टॉक की जगह एक्सेस ऑफ ओपनिंग दिया है, सो यानी कि ये कंपोनेंट माइनस हो जाएगा। सेल माइनस एक्सेस ऑफ ओपनिंग, ये बन जाएगा आपका दिस माइनस दिस बन जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। 9 लाख आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया। अब आपने परचेजेस माइनस करने हैं। यहां पे 3 परचेज दिए हैं। कंपोनेंट नंबर 1 इसको कंसीडर नहीं करेंगे, कंपोनेंट नंबर 2 एंड इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ये दोनों की दोनों नॉन फैक्टर इनपुट है, बट कंपोनेंट नंबर 4 भी नहीं लिया जाएगा। जब ओवरऑल परचेज दे दिया गया है तो इंपोर्ट रॉ मटेरियल का अलग से नहीं लिया जाएगा, तो डुप्लीकेसी हो जाएगी। सो किस तरीके से ये कैलकुलेशन वैलिड होगी? सेल बाय फर्म ए टू अदर फर्म्स विद इन दी बाउंड्री माइनस एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक ऐड होता है तो चेंज इन स्टॉक की जगह एक्सेस ऑफ ओपनिंग होगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट, यानी कि जो रॉ मटेरियल वगैरह इसने परचेज किया फर्म ने। रॉ मटेरियल एक ओवरऑल रॉ मटेरियल परचेज दिया है, एक अब्रॉड से दिया है। जब ओवरऑल दिया हुआ है तो अब्रॉड से जो परचेज किया, इंपोर्ट किया, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो हमारा 7 लाख आंसर आया। एक और न्यूमेरिकल हम देखते हैं। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से बोला जा रहा है नेशनल इनकम निकालिए। नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपी एट एफसी। क्या होता है? एनएनपी एट एफसी। और बाय डिफॉल्ट यहां पे हमेशा वैल्यू जीडीपी एट एमपी की ही आएगी। बाय डिफॉल्ट हमेशा जीडीपी एट एमपी आएगा। जीडीपी एट एमपी कैसे? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो यहां पे हमें 3 सेक्टर का इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है, 3 सेक्टर का हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है। आप इन तीनों सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस कर दीजिए, माइनस सम ऑफ वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ ऑल 3 सेक्टर कर देंगे तो पूरी इकोनॉमी का जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। जब एक बार पूरी इकोनॉमी का जीडीपी एट एमपी आ जाएगा, उसमें से निकालिए डेप्रिसिएशन, उसमें निकालिए एनआईटी और ऐड कर दीजिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेशनल इनकम बन जाएगा। चलिए देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट, तीनों सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट हमने किया 2000, 1800 एंड 1400, ये हमने ऐड कर दिया। फिर तीनों सेक्टर का इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऐड करके सम ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ ऑल 3 सेक्टर इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू 1000, 800 एंड 600, 2400 माइनस किया तो 2800 हमारा जीडीपी एट एमपी आ गया इकोनॉमी का। अब हमें नेशनल इनकम निकालना है विच इज एनएनपी एट एफसी। जीडीपी एट एमपी हमने यहां से निकाला, इसमें से कंजम्पशन ऑफ फिक्स
कैपिटल, यानी कि डेप्रिसिएशन माइनस किया तो ग्रॉस नेट में हो जाता है। देन उसके बाद हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय ऑल सेक्टर्स माइनस सब्सिडी, जो कि एनआईटी बन जाता है, वो करके हमने मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में बना दिया। देन इसके बाद नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड तो ऐड होता है, नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड सब्ट्रैक्ट हो जाता है डोमेस्टिक में, अगर इसको नेशनल में कन्वर्ट करना है। इसके बारे में अगर कोई भी डाउट है तो मेरा कन्वर्जन प्रोसेस का एक जो वीडियो है जो मैंने लास्ट चैप्टर के रिलेटेड डाला था उसको जरूर देखिएगा, उसमें मैंने कंप्लीट डिस्कशन करी है इसके बारे में। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डोमेस्टिक में ऐड कर दो तो नेशनल बन जाता है, बट नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड डोमेस्टिक में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो नेशनल बनता है। वैल्यू को जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इन सभी वैल्यू को तो हमारा आंसर 2740 आता है वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने पे। क्लियर है? तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट नेशनल इनकम। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल हमारे पास है, यहां पे हमें बोला गया वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना। वैल्यू ऑफ आउटपुट फॉर्मूला आपको मालूम है, जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। I repeat, the formula as per value added method is GDP at MP is equal to value of output minus value of intermediate consumption. Value of output we have been asked to calculate. Value of intermediate consumption we have been given. Now, if we manage to calculate, if we manage to obtain the value of GDP at MP, then nothing is left. आसानी से निकल जाएगा। But here the problem is, instead of GDP at MP, we are given NDP at FC. The life will become so easy if we manage to convert this NDP at FC into GDP at MP. इसको बस GDP at MP में कन्वर्ट कर दो, लाइफ इजी हो गई। कैसे कन्वर्ट करेंगे? नेट को ग्रॉस में लेके जाना है, डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, एफसी को एमपी में लेके जाना है, एनआईटी ऐड कर दो। चलिए देखते हैं कैसे किया गया है। ये देखिए फॉर्मूला जीडीपी एट एमपी का वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये वैल्यू गिवन है, इसको निकालना है। ये वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसकी जगह हमें एनडीपी एट एफसी दिया है। हम एनडीपी एट एफसी को जीडीपी एट एमपी में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे किया? एनडीपी एट एफसी में मैंने डेप ऐड किया, एनआईटी ऐड किया। एनआईटी डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, एक्साइज माइनस सब्सिडी, एक्साइज इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी जो यहां पे गिवन है। ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके मैंने ये वैल्यू जीडीपी एट एमपी में कन्वर्ट कर दी और उस तरफ मैंने फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही रखा। मेरा इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके जीडीपी एट एमपी 125 आ गया, 75 उधर से आके प्लस में हो गया और 200 मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से जीडीपी एट एमपी निकाला गया है एनडीपी एट एफसी से और फिर उसकी हेल्प से वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला गया। क्लियर है? सिमिलर ऐसा ही हमें एक न्यूमेरिकल आ सकता है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालिए, बिल्कुल सेम प्रोसेस फॉलो करना। फॉर्मूला जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। Now this time value of output is given and we need to calculate value of intermediate consumption. Problem is same with us. हमें NDP at FC दिया है, इसको पहले हम GDP at MP में कन्वर्ट करेंगे। डेप्रिसिएशन इसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा और NIT ऐड कर दिया जाएगा, सेल्स टैक्स which is indirect tax minus subsidy. This component सेल्स टैक्स indirect tax minus subsidy will become NIT and इस NIT को हम यहां पे ऐड कर देंगे। चलिए देखते हैं किस तरीके से किया गया है। वैल्यू फॉर्मूला जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जीडीपी एट एमपी गिवन नहीं था, एनडीपी एट एफसी की हेल्प से जीडीपी एट एमपी कन्वर्ट कर दिया गया, डेप ऐड करके और एनआईटी ऐड करके, और दूसरी तरफ वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वीओआईसी वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिखा गया। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, सिंपल मैथमेटिक्स लगाया और आंसर 90 आ गया, विच इज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। दिस इज हाउ दिस वैल्यू एडेड मेथड वर्क्स। ये आपके साथ मैंने 5 डिफरेंट न्यूमेरिकल 5 डिफरेंट प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ
शेयर करी। इसके बाद हमारे पास कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें ध्यान रखनी है वैल्यू एडेड मेथड को यूज करते हुए, कि हमें जो नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें कोई एरर ना हो। इस मेथड को यूज करते हुए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सबसे पहले, वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। दिस इज बिकॉज ये जो नेशनल इनकम हम कैलकुलेट कर रहे हैं, डोमेस्टिक इनकम, कोई भी इनकम हम कंट्री की कैलकुलेट कर रहे हैं, सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू उसी साल के अंदर इंक्लूड हो जाती है जिस साल में वो मैन्युफैक्चर हुई थी। तो सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ ब्रांड न्यू आइटम्स जो मैन्युफैक्चर हुई है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एनी गिवन ईयर, उसी के वैल्यू को इंक्लूड करेंगे। और फिर उसके बाद इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो रॉ मटेरियल है, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना। कारण, क्योंकि इसकी वैल्यू फाइनल प्रोडक्ट के अंदर पहले से ही होती है। अगर इसकी वैल्यू को सेपरेटली ले लिया जाएगा तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। देन वैल्यू ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल। ध्यान रहे, यहां पे एक थोड़ा सा सिनेरियो आपको एक्सप्लेन कर दूं कि कोई भी फार्मर अगर गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे वो फैमिली कंजम्पशन के लिए कर रहा है, चाहे वो मार्केट के लिए कर रहा है, ऑन फील्ड जो भी प्रोडक्शन हुई है प्रोड्यूसर की, चाहे वो फैमिली कंजम्पशन के लिए हो, चाहे मेंट फॉर सेल हो, उसकी वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। इसी तरह अगर मान लीजिए कोई फर्म है, लैपटॉप प्रोड्यूस किए, उसने लैपटॉप प्रोड्यूस करके अपने ही किसी दूसरे ऑफिस में यूज कर रहे हैं, चाहे उसने सेल नहीं करे, बट वो जो लैपटॉप प्रोड्यूस हुए उसके किसी दूसरे ऑफिस में ही यूज हो रहे हैं, ब्रांच में, तो वो उसकी वैल्यू को भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, चाहे वो बिके नहीं। जो भी प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया, चाहे उसने खुद यूज किया या बेचा, उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। यहां पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा होता है कि हम लोग अपने किचन गार्डन में कुछ सब्जियां उगाते हैं, बट इसकी वैल्यू को, सेल्फ कंजम्पशन के लिए होती है, इसकी वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। क्योंकि जो किचन गार्डन में हर लोग अपने किचन गार्डन में कुछ थोड़ी बहुत सब्जियां उगा लेते हैं, इसको नहीं इंक्लूड करेंगे। कारण ये डेटा पता लगाना बहुत मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए कि कौन क्या कब प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोड्यूसर अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस कर रहा है, नेशनल इनकम में लेंगे। अगर हाउस होल्ड प्रोड्यूस कर रहा है, वो नेशनल इनकम में नहीं लेंगे। फिर रेंट, जो वैल्यू ऑफ रेंट फॉर ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, इसको नेशनल इनकम में लिया जाएगा क्योंकि रिवॉर्ड फॉर सर्विस होता है। देन वैल्यू ऑफ सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब आप लोग घर में जो सर्विस डिलीवर कर रहे हो एक दूसरे को, उसको नेशनल इनकम में नहीं लेना, क्योंकि अगर इसको भी नेशनल इनकम में लेने लग गए तो सबसे पहले तो पता लगाना बहुत मुश्किल है कि घर में कौन कितना काम कर रहा है। फिर उसके बाद ऐसे में तो जिस कंट्री की जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, वहां पे लोग घर में जितने घर में बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं, काफी काम कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से तो उस कंट्री की नेशनल इनकम सबसे ज्यादा हो जाएगी। सो घरों में जो काम हो रहा है, वैल्यू ऑफ सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, मैं पेरेंट्स की हेल्प कर रहा हूं, पेरेंट्स मेरे लिए खाना बना रहे हैं, इस चीज को नेशनल इनकम में कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। होप ये जो मैंने आपके साथ प्रिकॉशंस डिस्कस करी, ये आपको समझ आई होगी। सो दोस्तों, दैट वाज ऑल अबाउट वैल्यू एडेड मेथड, जिसमें मैंने आपके साथ डिटेल में फॉर्मूला डिस्कस किया, देन सैंपल न्यूमेरिकल्स डिस्कस करें, एंड देन प्रिकॉशंस आप लोगों के साथ डिस्कस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।